जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन ने विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग पढ़े थे। उसमें पहला अनुप्रयोग किसी भौतिक राशि का मात्रक कैसे ज्ञात करते हैं, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किस प्रकार बदलते हैं, विमी संतुलन द्वारा समीकरण की सत्यता की जांच करना, जांच किस प्रकार करेंगे, कोई समीकरण सही है कि गलत है, इसकी सत्यता की जांच किस प्रकार से करेंगे। और दूसरा आता है विमी संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध किस प्रकार स्थापित करेंगे। तो इनको देखते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलो देखते हैं, अपन एक एक करके इन सबको देखेंगे। पिछले वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनको भी जरूर देखिए ताकि आगे जो है आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो देखो, किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। अगर आपके पास विमी सूत्र है तो आप उसका भौतिक राशि का मात्रक बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो। किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग में अगर आपको किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र अगर आपको याद है, विमी सूत्र अगर आपको याद है तो उसका आप जो है मात्रक बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि देखो, आप बल का बल का विमी सूत्र बल का विमी सूत्र बल का विमी सूत्र होता है आपके एम एल की -2। ये आपके बल का विमी सूत्र है। तो अगर आप एमकेएस में या एसआई में निकालना चाहते हो इसका मात्रक, तो अपन देखते हैं। अभी देखो, बल का मात्रक, ये विमी सूत्र हो गया। तो देखो, बल का एसआई मात्रक निकाल रहे हैं अपन। देखो, ये आपके द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। मूल मात्रक एम जो है द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, एल जो है ये लंबाई को प्रदर्शित करता है, और टी जो है समय को यानी कि सेकंड को प्रदर्शित करता है। तो अपन यहाँ पर रखेंगे। देखो, द्रव्यमान में द्रव्यमान की विमा कितनी, एक। तो द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम होता है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, किलोग्राम। किलोग्राम, इसकी विमा एक है तो एक आ जाएगी। फिर आएगा, देखो ये आपके लंबाई की विमा है, और एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर की विमा कितनी हो जाएगी, 1 किलोग्राम गुणा मीटर। मीटर की विमा भी एक हो रही है। और समय टी जो है समय को प्रदर्शित करता है, और एसआई और एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक सेकंड होता है, तो अपन ने सेकंड लिखा, सेकंड लिख दिया। और इसकी विमा -2 है तो -2 लगाएंगे। तो इस प्रकार से देखो, आपके ये बल का मात्रक आ जाएगा। ठीक है, बल का मात्रक आ गया आपके किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2 आ जाएगा। ये आ गया आपके बल का मात्रक, आ गया एसआई मात्रक, जो कि 1 न्यूटन के बराबर भी होता है। इसको अपन न्यूटन भी लिखते हैं। ठीक है, आपके जो है भौतिक मात्रक, इसका जो है आपके जो व्युत्पन्न मात्रक जो है न्यूटन भी लिख सकते हो आप। इस प्रकार से आप जो है किसी भी अगर भौतिक राशि का अगर आपके पास विमी सूत्र याद है तो आप उसका जो है मात्रक बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये कौन सा था बोलो, एम के एस या एस आई। अगर देखो, आप सीजीएस निकालना चाहते हो, बल का सीजीएस मात्रक विमी सूत्र के द्वारा अगर आप निकालना चाहते हो, ठीक है, विमी सूत्र के द्वारा मात्रक ज्ञात करना। अगर आपको विमी सूत्र याद है तो उसका मात्रक बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो, सीजीएस में अगर निकालना चाहते हो तो देखो, एम की जगह सीजीएस मात्रक रख देंगे। जो विमा है, विमा वो ही रहेगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विमा जो है वो ही रखना है। विमा समान होती है, ये ध्यान रखना है। विमा क्या होगी, समान होगी। तो देखो, विमा तो समान होगी, और एम जो है द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, और सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का जो है ग्राम होता है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, ग्राम लिख दिया। देखो, ग्राम लिखा अपन ने, क्या लिखा, ग्राम। ग्राम की विमा क्या हो जाए, 1। एल जो है लंबाई को प्रदर्शित करता है, और लंबाई का जो है सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ अपन सेंटीमीटर लिख देंगे। इसकी विमा कितनी है बोलो, 1। और टी जो है टाइम को प्रदर्शित करता है, और टाइम की जो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में सेकंड होता है, सभी में सेकंड ही होता है। सेकंड लिख दिया, इसकी घात -2 है तो -2। तो आपके क्या हो जाएगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकंड की पावर -2। ठीक है, दोनों ही सेम, कोई से भी लिख सकते हो। तो ये सीजीएस में है, आपके सीजीएस पद्धति में
ठीक है। तो ये बल का देखो अपने को विमी सूत्र दिया गया था, तो बल के विमी सूत्र से अपन ने बल का जो है मात्रक निकाल लिया, और जो क्या किसके बराबर होता है, देखो ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है ये डाइन के बराबर होता है। तो आप डाइन भी लिख सकते हो, इसकी जगह क्या आ जाएगा, आपके डाइन आ जाएगा। ये आपकी क्या है, सीजीएस मात्रक है, बल का सीजीएस मात्रक आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था। चलो देखो नेक्स्ट देखा था अपन ने अनुप्रयोग। देखो नेक्स्ट अनुप्रयोग क्या है, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो अपन मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किस प्रकार बदलते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में किस प्रकार बदलेंगे अपन। तो यहाँ लिख दिया अपन ने, देखो सेकंड नंबर पर आता है आपके मात्रकों को मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में किस प्रकार बदला जाता है। तो ये विमी विश्लेषण के अनुप्रयोग के द्वारा किस प्रकार बदलेंगे इसको अपन जो है देखते हैं। ठीक है ना। देखो अब अपन ने क्या किया, एक भौतिक राशि जो है, ठीक है, एक भौतिक राशि का संख्यात्मक मान u1 है, और उसको जो है मात्रक मात्रक u1 में मापा उसको। ठीक है, मात्रक क्या उसका u1 है, u1 में अपन ने मापा उसको, और उसका संख्यात्मक क्या है, मान क्या है n1। माना कि अपन ने लिख दिया, माना कि किसी भौतिक राशि का मात्रक, माना कि माना कि माना कि भौतिक राशि का, माना कि भौतिक भौतिक राशि भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि है, अपन ने मान लिया, अपन ने क्या माना, माना कि भौतिक राशि को u1 मात्रक में मापा। अपन ने माना कि भौतिक राशि को u1 मात्रक में u1 मात्रक में मापने पर संख्यात्मक मान। ठीक है, अपन ने क्या किया, किसी भौतिक राशि को u1 मात्रक में मापा, और उसका संख्यात्मक मान क्या है, n1 है। संख्यात्मक मान क्या है, n1 है। अभी आपके समझ में आ जाएगा n1 और u1 क्या है। देखो u1 तो क्या है, भौतिक राशि का मात्रक है। माना कि भौतिक राशि को u1 मात्रक में मापने पर संख्यात्मक मान n1 है, तथा भौतिक राशि को अपन ने क्या किया, तथा तथा भौतिक राशि को भौतिक राशि को u2 मात्रक में मापने पर संख्यात्मक मान n2 है। ठीक है, देखो क्या है, n2 है, लेकिन ध्यान रखना परिमाण क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। ठीक है, मात्रक बदलने से परिमाण नहीं बदलता है। यानी कि कहने का अर्थ है परिमाण क्या हो जाएगा इसका, संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल। संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल पद्धति बदलने से बदलता नहीं है। ठीक है, तो संख्यात्मक मान बदलता है, लेकिन परिमाण क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। तो अपन यहां पर लिख देते हैं, देखो परिमाण समान रहता है, परिमाण समान रहता है। ठीक है, अगर आप भौतिक राशि को एक मात्रक से एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने पर परिमाण क्या होता है, समान होता है। ठीक है, परिमाण समान रहता है। ठीक है, परिमाण समान रहता है। भौतिक राशि मात्रक बदलने पर मात्रक बदलने पर परिमाण समान रहता है।
परिमाण क्या रहता है, समान रहता है। तो भाई परिमाण समान रहेगा यानी कि n1 तो उसका संख्यात्मक मान है और मात्रक क्या है उसका u1, और n2 क्या है उसका संख्यात्मक मान है और u2 क्या है मात्रक। तो दोनों का परिमाण क्या रहेगा बोलो, समान रहेगा। ठीक है, दोनों का परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों का परिमाण क्या रहेगा, समान। मात्रक बदलने पर परिमाण जो है बदलता नहीं है, मात्रक बदलने पर परिमाण नहीं बदलता है। कहने का यह अर्थ है कि संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल, ठीक है, संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल मात्रक बदलने पर क्या रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, संख्यात्मक मान और मात्रक का जो गुणनफल होता है एक पद्धति में और दूसरी पद्धति में संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल क्या होगा, बराबर। तो अगर आप देखो इस पद्धति से इस पद्धति में बदल रहे हो तो इसमें अपने को क्या करना, निकालना है। तो ये अपने पास में केवल संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, जब आप पद्धति बदलोगे तो संख्यात्मक मान बदलता है। ठीक है, संख्यात्मक मान बदलता है, आपके मात्रक परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। मात्रक परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो केवल अपने को क्या निकालना पड़ेगा, संख्यात्मक मान। तो देखो n2 का मान अपने को निकालना है तो ये u2 इधर जाएगा तो आपके क्या हो जाएगा, बटे में। तो आपके n2 बराबर क्या आएगा, ये n1 इंटू u1 के बटे में क्या आ जाएगा, आपके u2, u1 बटे क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा आपके। ये इधर आएगा इसके बटे में। तो n2 बराबर, क्योंकि देखो यहां से अगर निकालोगे आप, ठीक है, अगर अपन यहां से निकालेंगे इसको तो देखो n2 इधर ही रखेंगे, ये u2 इधर आएगा इसके बटे में, n1 तो इधर है, देखो u1 के बटे में क्या आ जाएगा, आपके u2 आएगा। तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया आपके। ठीक है, ध्यान रखना परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा। मात्रक को एक पद्धति से अगर दूसरी पद्धति में अगर बदला जाएगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि संख्या, ये आपके परिमाण दोनों का क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और ध्यान रखना u1 और u2 क्या है, आपके भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, u1 व u2, जहां u1 व u2, ठीक है, u1 और u2 क्या है, भौतिक राशि के आपके क्या है, u1 और u2 जो है भौतिक जो राशि है आपने जो प्रयोग कर रखी है उस भौतिक राशि के क्या है, ये u1 और u2 जो क्या है भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक है। u1 व u2 भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, अगर आप नहीं जानते हो तो आप पिछले वीडियो सारे देखना इस चैप्टर के, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बहुत व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक जिनको, ठीक है, मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, बिना मूल राशियों के जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो वो ऐसे मात्रक क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो u1 और u2 क्या है, आपके व्युत्पन्न मात्रक है भौतिक राशि के। तो देखो अगर ये व्युत्पन्न मात्रक है तो इसको अपन मूल मात्रक में बदल देते हैं इसको। ठीक है, दोनों के मूल मात्रक क्या रहेंगे, आपके समान रहेंगे। आपकी पद्धति बदलने पर भी आपको ये ध्यान रखना, पद्धति बदलने पर मूल मात्रक कभी बदलते नहीं है। तो अपन यहां पर लिख देते हैं, देखो यहां पर अपन लिखते हैं, माना कि व्युत्पन्न मात्रक u1 में, ठीक है, मान लिया अपन ने, माना कि व्युत्पन्न मात्रक u1 में, ठीक है, u1 जो आपके व्युत्पन्न मात्रक है, ये u1 जो व्युत्पन्न मात्रक है u1 में मूल मात्रक, ठीक है, अपन ने मान लिया ये u1 और u2 क्या है, देखो व्युत्पन्न मात्रक है। तो माना कि व्युत्पन्न मात्रक u1 में मूल मात्रक, ठीक है, द्रव्यमान में m1 है, द्रव्यमान में m1, द्रव्यमान में क्या है बोलो, m1, द्रव्यमान में m1, लंबाई में L1 तथा
समय में T1 है, समय में क्या है बोलो, T1 है। ये आपके क्या है, मूल मात्रक है। ये मूल मात्रक अपन ने मान लिया, ठीक है, ये अपन ने मूल मात्रक मान लिया कि ये जो मूल मात्रक है आपके, देखो ये जो मूल मात्रक है, ठीक है, द्रव्यमान में m1, लंबाई में l1 तथा समय में t1 है। ये अपन ने मान लिया। ये क्या है, देखो आपके व्युत्पन्न मात्रक q1 में, ठीक है, माना कि व्युत्पन्न मात्रक u1 में मूल मात्रक जो है द्रव्यमान में m1, लंबाई में l1 तथा समय में t1 है। तो देखो दूसरी के लिए भी मूल मात्रक तो बदलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक u2 में, व्युत्पन्न मात्रक u2 में, व्युत्पन्न मात्रक u2 में, ठीक है, मूल मात्रक, मूल मात्रक द्रव्यमान में, द्रव्यमान में अपन ने m2, लंबाई में, लंबाई में l2 तथा समय या सेकंड में, समय में t2 है, ठीक है, t2 है। तो देखो ध्यान रखना, यहां पर विमाएं कभी नहीं बदलती है, मात्रक बदलने पर विमाएं नहीं बदलती है। विमाएं, आपके विमाएं और विमी सूत्र कभी नहीं बदलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो विमाएं नहीं बदलेगी, मात्रक बदलने पर विमाएं नहीं बदलेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। विमी सूत्र में जो घातें लगाई जाती है, विमी सूत्र में जो घातें लगाई जाती है उनको क्या कहते हैं, अपन विमाएं कहते हैं, ठीक है। मात्रक या विमी सूत्र में जो घातें लगाई जाती है उनको क्या कहेंगे, विमाएं कहते हैं। तो अपन मान लेते हैं, ठीक है, माना कि द्रव्यमान में जो है विमा x है, ठीक है, ये द्रव्यमान है, इसकी विमा क्या है बोलो, x है, यानी कि घात क्या है, x, लंबाई में क्या है y, और समय या सेकंड में क्या है, t है। विमाएं कभी नहीं बदलती है, ठीक है। तो अपन विमा में मान लिया जाए कि विमाएं, विमी सूत्र, विमी सूत्र तथा विमाएं, विमाएं मात्रक बदलने पर, मात्रक बदलने पर समान होते, समान होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मात्रक बदल रहा है फिर भी, मात्रक अगर बदल रहा है फिर भी विमाएं और विमी सूत्र नहीं बदलते हैं। चाहे देखो आप बल का विमी सूत्र बात करो या डाइन का विमी सूत्र बात करो, दोनों का विमी सूत्र क्या होगा, आपके समान होगा, ठीक है। आप अब जूल की बात कर लो या अर्घ की बात करो, ठीक है, विमी सूत्र और विमी सूत्र और विमाएं क्या होगी, दोनों की समान होगी, दोनों में, ठीक है। तो देखो मात्रक, ध्यान रखना, मात्रक बदलने पर विमी सूत्र तथा विमाएं, विमी सूत्र तथा विमाएं मात्रक बदलने पर भी क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि वो के वही होंगे, ठीक है। तो अपन विमाएं जो है द्रव्यमान में मान लिया जाए कि x है, द्रव्यमान में विमाएं क्या है, x है, u1 और u2 दोनों के लिए समान होगी। तो अपन मान लेते हैं, माना कि विमाएं, माना कि विमाएं x, y तथा z है, माना कि, माना कि विमाएं, विमाएं क्रमशः, क्रमशः x, y तथा क्या है बोलो, z है, ठीक है। एक्स वाई तथा जेड क्रमशः मान लिया अपन ने, यानी कि द्रव्यमान में क्या है विमा बोलो, एक्स, लंबाई में क्या है वाई, और समय में क्या है जेड है। ये आपको ध्यान रखना है, लंबाई में क्या है, द्रव्यमान में क्या है एक्स, लंबाई में वाई तथा समय में क्या है जेड है। ये आपकी क्या है, विमाएं है, विमाएं ये है। तो देखो विमाएं और विमी सूत्र क्या रहेंगे, बराबर, ठीक है। मात्रक बदलने पर ध्यान रखना, अपन विमी सूत्र तथा विमाएं मात्रक बदलने पर समान होते हैं, ठीक है, समान होंगे, केवल संख्यात्मक मान बदल जाता है, केवल संख्यात्मक मान बदल जाता है। तो चलो अब अपन इसमें मान रख देते सबके, चाहे इससे मान रखो चाहे इससे मान रख देते अपन। तो देखो n2 तो ऐसे लिख दिया अपन ने, और n1 भी ऐसे लिख दिया। देखो इन दोनों के मात्रक और विमी सूत्र क्या रहेंगे, विमाएं और विमी सूत्र क्या रहेंगे, समान। तो इसका विमी सूत्र और इसका विमी सूत्र लिख देंगे अपन, देखो m की पावर x, l की पावर क्या हो जाएगी y, और t की पावर z,
यहाँ भी क्या हो जाएगा आपके m की पावर m1 लिखेंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि देखो इसका विमी सूत्र अपन अगर निकालेंगे तो m1 की पावर x, l1 की पावर y और t1 की पावर z हो जाएगा। और दूसरी भौतिक राशि का विमी सूत्र क्या हो जाएगा आपके, देखो m2 की पावर x, l2 की पावर y तथा t2 की पावर क्या हो जाएगी आपके z। ठीक है, और यहां से n2 तो ऐसे लिख दिया अपन ने, n1 सॉरी, n1 तो ऐसे लिखा। यहां देखो m1 बटे आपके m2 की पावर क्या हो जाएगी आपके x, और l1 बटे l2 की पावर क्या हो जाएगी आपके y, और t1 बटे t2 की पावर क्या हो जाएगी आपके z हो जाएगी। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, ये संख्यात्मक मान निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना है कि मूल मात्रक तो क्या रहेंगे, समान रहेंगे, और ध्यान रखना है विमी सूत्र और विमाएं भी क्या रहेगी, समान। तो इस सूत्र के द्वारा अपन जो है वो आसानी से मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। जैसे देखते देखिए अपन जो है फार्मूला एक को बदलते हैं। जैसे ये देखो आपके जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो इसका मान एसआई पद्धति में ज्ञात कीजिए। जल का घनत्व क्या है आपके 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, तो इसका एसआई पद्धति में जो है अपने को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो ये तो इसका संख्यात्मक मान हो गया, ये आपके U1 का मान हो जाएगा, आपके U1 हो जाएगा संख्यात्मक मान जो है, सॉरी N1 हो जाएगा संख्यात्मक मान। ठीक है, जैसे कि देखो अपन ने यहाँ पर बदला था अभी आपके ये, यहाँ पर देखो ये आपके क्या हो जाए, n1 हो जाएगा, n1 का मान हो जाएगा आपके, क्लियर है? ये क्या हो जाएगा आपके n1 का मान संख्यात्मक मान हो जाएगा, n2 का मान अपने को निकालना है। ठीक है, n2 का मान अपने को क्या करना है, निकालना है। तो चलो देखते हैं, देखिए अपन इसको। ठीक है, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, इसका मान एसआई पद्धति में अपन जो है ज्ञात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा आ जाएगा आपके, देखो एसआई पद्धति में अपने को जो है इसका मान निकालना है। ठीक है, तो मूल मात्रक m1 ग्राम है। ठीक है, इसमें देखो मूल मात्रक m1 क्या है, ग्राम है, और आपके l1 क्या है बोलो, सेंटीमीटर है। U1 आपके n1 संख्यात्मक मान, n1 बराबर कितना है, 1, ये n1 संख्यात्मक मान हो गया। और मूल मात्रक द्रव्यमान क्या है बोलो, ग्राम है। ठीक है, मूल मात्रक द्रव्यमान क्या है आपके, देखो ग्राम आ जाएगा आपके। ठीक है, मूल मात्रक m1, मूल मात्रक m1 क्या है देखो, ग्राम, और l1 क्या है देखो, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, चाहो तो एक लिख सकते हो, यहाँ भी एक लिख सकते हो, यहाँ भी एक लिख सकते हो। और मूल मात्रक m1 ग्राम में, l1 सेंटीमीटर में है। t1 नहीं दिया है तो 1 सेकंड मान लेते, इसको दिया ही नहीं है ये इसने। ठीक है, और अपने को m2 में तो अपने को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, m2 में अपने को क्या करना है, इसमें जो है अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। n2 संख्यात्मक मान अपने को निकालना है। ठीक है, मूल मात्रक, मूल मात्रक देखो m2 जो है वो क्या हो जाएगा आपके, किलोग्राम, 1 किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम, क्योंकि एसआई में निकालना है। एसआई में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। L2 बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 1 मीटर, और समय तो दोनों में सेकंड ही होता है, और T2 बराबर क्या हो जाएगा आपके, 1 सेकंड, 1 सेकंड हो जाएगा। तो चलो अब अपन फार्मूला लगा देते हैं। N2 बराबर क्या होता है, N1 M1 बटे क्या होता है, M2 की पावर क्या हो जाती है आपके x, और L1 बटे L2 की पावर क्या हो जाएगी आपके y, T1 बटे T2 की पावर क्या हो जाएगी आपके z। लेकिन देखो विमाएं भी नहीं बदलती है। ठीक है, विमाएं भी नहीं बदलेगी। देखो यहां पर विमाएं देखो
यहाँ से इसकी तुलना अगर इससे करते हैं तो x का मान तो कितना हो जाएगा, देखो ग्राम की पावर 1, तो x का मान तो क्या हो रहा है 1 हो जाएगा, और y का मान कितना हो जाएगा आपके -3 आएगा, क्योंकि बटे में +3 है, ऊपर जाएगा आपके -3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या आ रहा है देखो 1, और y बराबर क्या आ रहा है देखो -3, और z बराबर क्या आ रहा है आपके 0 है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके 0 हो जाएगा इसका मान। तो चलो इससे मान रख देते हैं। n2 बराबर तो ऐसे लिखा है, n1 का मान 1 आ जाएगा। m देखो m1 1 ग्राम आ रहा है, ये 1 ग्राम लिख दिया अपन ने, बटे में क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। इसकी पावर x थी और x का मान 1 है, तो 1 आ जाएगा आपके। यहाँ L1 बटे L2, L1 का मान आपके 1 सेंटीमीटर है, ये लिखा 1 सेंटीमीटर, और नीचे क्या आ रहा है L2 का मान 1 मीटर आ जाएगा, 1 मीटर लिख दिया अपन ने। लेकिन इसकी घात देखो आपकी कितनी आ रही, -3 आ जाएगी, -3 लिखा। T1 बटे T2 देखो 1 सेकंड बटे 1 सेकंड आ जाएगा आपके, 1 सेकंड बटे 1 सेकंड आ जाएगा। लेकिन इसकी घात क्या रहेगी आपकी 0, क्योंकि जेड का मान, क्योंकि इसमें समय शामिल ही नहीं था, तो इसकी घात 0 है, और जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 के बराबर होता है, जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 के बराबर होता है। देखो ये 1 तो ऐसे लिख दिया अपन ने। यहाँ 1 ग्राम है, लेकिन देखो यहाँ किलोग्राम, इससे इसको काटेंगे तो या तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको दोनों को समान करना पड़ेगा, तो मैं इसको 1 ग्राम तो ऐसे लिख दिया, और इसको लिखा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 क्या हो गया आपके 1 ग्राम। ठीक है, और यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर ऐसे लिखा है, 1 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं लिख दिया, और इसकी घात कितनी है बोलो -3, और यहाँ तो इससे कट जाएगा। ठीक है, कटेगा तो इसकी घात 0 है, जिसकी घात 0 है उसका मान 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ ये तो हट जाएगा, बस यही बचेगा आपके। ठीक है, क्योंकि जिसकी घात 0 हो, चाहे आप x हो, x की घात 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, t की घात l की घात 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, m की घात 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, t की घात 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, और इसका मान जब 1 होगा 1 लिखेंगे और 1 का इसमें गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये 1 तो हटा देते हैं, देखो ये ग्राम से ग्राम कटा, 1/1000 बच जाएगा, ये 1/1000 लिख दिया अपन ने। और यहाँ देखो -3 घात है, उलट गुणित करूंगा तो +3 हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ देखो 100/1/100 है तो 100/1 हो जाएगा, लेकिन घात 3 रहेगी तो 3 बार लिखेंगे, 100/1 गुणा 100/1 गुणा 100/1 हो जाएगा। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 काटी तो क्या बचा, देखो 1000 बच गया आपके, कितना आ रहा है 1000। तो देखो यहाँ पर n2 का संख्यात्मक मान आ गया आपके, तो अब देखो इसका मात्रक बहुत ही आसानी से अपन लिख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था आपके, क्या था बोलो 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था, घन सेंटीमीटर था, तो बराबर क्या आ गया, देखो संख्यात्मक मान यहाँ लिखेंगे ना अपन, संख्यात्मक मान अगर n2 का मान संख्यात्मक मान क्या आया 1000, तो ये 1000 लिख दिया। अब ग्राम की जगह क्या आ जाएगा किलोग्राम। ठीक है, क्या लिखा अपन ने किलोग्राम, किलोग्राम प्रति क्या हो जाएगा घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर आ जाएगा। तो ये अपन ने क्या किया, इस प्रकार से अपन आसानी से जो है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था ये आपके। ये इसका देखो अपन ने एक जल का जो घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था, तो इसको अपन ने क्या कायम बदल दिया, एसआई पद्धति में बदल दिया। ठीक है, एसआई पद्धति में इसका मान 1000 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अपने को केवल किसका मान निकालना होता है, संख्यात्मक मान निकालना होता है। ठीक है, संख्यात्मक मान आने पर ध्यान रखना है, संख्यात्मक मान आने पर आपके जो है क्या आ जाएगा, मात्रक चेंज हो जाएगा।
ठीक है, ये एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल दिया। परिमाण दोनों का क्या रहेगा, समान रहेगा, केवल संख्यात्मक मान अलग अलग होते हैं। यहाँ 1000 आ गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, ग्राम की जगह किलोग्राम लिख दिया, क्योंकि एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक तो सभी पद्धतियों में सेकंड ही होता है। तो अपन, लेकिन इसमें सेकंड तो शामिल ही नहीं है। चलो एक और देख लेते हैं इसके जैसा। अपन एक और आ जाता है अपने, देखो एक और उदाहरण देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर 1 कैलोरी आपके प्रश्न है, देखो ये वाला प्रश्न है, देखो इसको चेंज कर लेते हैं अपन। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल है यदि द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर तथा समय का मात्रक गामा सेकंड माने तो 1 कैलोरी का मान ज्ञात कीजिए। अपने को 1 कैलोरी का मान जो है, 1 कैलोरी का मान निकालना है। ठीक है, कैलोरी का मान 1 कैलोरी में आपके जो है कितने जूल होंगे, ये अपने को निकालना है। 1 कैलोरी का मान निकालना है। ठीक है, 1 कैलोरी में कितने जूल होंगे। तो चलो देखो, आपके द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम, देखो N2 बराबर क्या हो जाएगा आपके, देखो N2 बराबर N1 M1 बटे M2, इसकी घात क्या हो जाएगी बोलो, x। फिर आएगा L1 बटे L2, इसकी घात क्या हो जाएगी आपके y। फिर आएगा T1 बटे T2, इसकी घात क्या हो जाएगी आपके z। तो चलो केवल संख्यात्मक मान N2 का मान आते से ही अपने मान पूरा आ जाएगा। तो देखो N2 का मान तो 4.2 है, तो 4.2 ही रखेंगे, अपन ने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, देखो अब आया आपके, देखो जूल, लेकिन जूल का विमी सूत्र होता है, देखो आपके जूल का विमी सूत्र एम यानी कि ऊर्जा का M L⁻², T⁻², यह आपके ऊर्जा का विमी सूत्र है। ठीक है, तो देखो यहाँ m की पावर कितनी है, 1, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो रहा है 1 और y बराबर हो गया 2 और t बराबर हो जाएगा आपके -2 लिख देंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देंगे अपन। ठीक है, तो देखो जूल के लिए अगर बात करते हैं तो द्रव्यमान के लिए किलोग्राम लिखेंगे, लिख दिया अपन ने किलोग्राम लिख दिया। पटे में देखो नीचे भी किलोग्राम ही आएगा द्रव्यमान का, दोनों में कैलोरी आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कितना लेना है, देखो यदि द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके अल्फा किलोग्राम। और देखो इसकी विमा कितनी है बोलो, इसकी विमा 1 है तो 1 लिख देंगे। L1 L2, ठीक है, L1 के लिए देखो L1 जूल में है और जूल में है, जूल एसआई मात्रक है। जूल क्या है बोलो, एसआई मात्रक है, और एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक आपके मीटर ही होगा। तो यहां पर क्या लिख दें बोलो, 1 मीटर। और इसमें दे रखा है देखो लंबाई का मात्रक बीटा मीटर, तो ये लिख दिया बीटा मीटर। और इसकी घात कितनी है बोलो, विमा कितनी, 2 लिख दी। ठीक है, अपन ने क्या किया, 2 लिख दिया। फिर T1 और T2 दोनों में सेकंड ही आएगा, 1 सेकंड। बटे में भी क्या आएगा आपके, 1 सेकंड। और देखो विमा, नहीं, यहां पर T2 का मान क्या आ गया, देखो आपके गामा सेकंड आ रहा है। यहां पर क्या आ जाएगा आपके गामा सेकंड, ऊपर तो सेकंड आएगा, यहाँ गामा सेकंड आ जाएगा। चलो अब अपन मान रख देते, इसकी यहां पर विमा -2 थी, -2 लिख दी अपन ने। तो यहां देखो आपके किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, आपके मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कटेगा। तो N2 बराबर क्या आ रहा है, देखो 4.2, तो ऐसे लिख दिया अल्फा की पावर 1। ठीक है, लेकिन अल्फा की पावर +1 ने बटे में ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, अल्फा की पावर -1। बीटा की पावर +2 ऊपर जाएगी -2 हो जाएगी, ध्यान रखना बीटा की पावर क्या हो जाएगी, -2। और देखो गामा की पावर -2 है, ऊपर जाएगी +2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपके +2 हो जाएगी। तो ये अपन ने देखो इसको जो है अपन ने क्या किया, 1 कैलोरी से 1 जूल में बदल दिया। ठीक है, तो आपके 1 कैलोरी बराबर आ गया, देखो 1 कैलोरी बराबर क्या आया, 4.2 अल्फा की पावर 1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2 जूल।
ठीक है, ये आपके क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। बहुत ही सिंपल आ गया, केवल अपन ने क्या किया, संख्यात्मक मान निकाला और आपके आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल आ गया, संख्यात्मक मान, आपके संख्यात्मक मान निकालना था। ठीक है, संख्यात्मक मान निकाल लिया और आपके क्या आ गया, कैलोरी को अपन ने जूल में बदल दिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखा था अपन ने, देखो आपके क्या था, विमीय संतुलन द्वारा किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। ठीक है, अपन ने देखा है, देखो आपके थर्ड पॉइंट था, देखो क्या था, विमीय संतुलन द्वारा समीकरणों की सत्यता की जांच करना, कौन सी सत्य है और कौन सी असत्य है। जैसे देखो सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो समीकरण होती है उसी को ही देख लेते हैं। ठीक है, सब सत्यता की जांच कर लेते हैं साहब, सत्यता की जांच करना। ठीक है, सत्यता की जांच किस प्रकार से करेंगे, विमीय संतुलन द्वारा किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। विमीय विमीय संतुलन द्वारा द्वारा विमीय संतुलन द्वारा विमीय संतुलन द्वारा किसी समीकरण की सत्यता सत्यता की जांच करना। जांच करना किस प्रकार से जांच करते हैं अपन देखते, देखिए विमीय समीकरण की सत्यता की जांच करना, सत्य होगी कि सही होगी कि गलत होगी। ठीक है, कोई समीकरण अगर दी गई है तो वो सही है कि गलत है। अपन गति के तीनों समीकरण भी देखेंगे, उनकी सत्यता की जांच भी अपन इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, कि सही है कि गलत है। जैसे v बराबर u धन at है गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण आता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तीसरी आती v वर्ग बराबर u वर्ग धन 2as। तो इनकी सत्यता की जांच भी अपन करेंगे, कौन सी सत्य है, तीनों ही सत्य है कि असत्य है, विमीय विधि के द्वारा इनकी सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो देखो पहले अपन जो है सत्यता की जांच करते हैं सरल लोलक, माना कि सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए। ठीक है, सरल लोलक सरल लोलक के आवर्त काल का समीकरण, सरल लोलक के आवर्त काल का समीकरण एक तो कौन सा दे दिया, t बराबर 2π/L/g, तथा दूसरा क्या दिया है आपको, देखो t बराबर 2π√L/g। ठीक है, सरल लोलक के आवर्त काल का समीकरण, ये दो समीकरण दे दी गई है आपको आपको चेक करना है कि कौन सा सही है और कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, ये अपने को जो है जांच करना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, लोलक के आवर्तकाल का समीकरण 1 और 2 विमीय विमीय संतुलन द्वारा सत्यता की जांच कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। या ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा सही है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि इन दोनों समीकरणों में से कौन सी समीकरण सही है और कौन सी समीकरण गलत है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो चलो देखते अपन हल। ठीक है, इसका जो है हल चेक कर लेते हैं अपन। देखो आप जब भी इनके समीकरण की सत्यता की जांच करना चाहते हो, आपको इन सबके विमीय सूत्र आपको याद होना चाहिए। जब तक आपको इनके विमीय सूत्र याद नहीं होंगे, विमीय संतुलन द्वारा इनकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है। तो देखो अपन इन सबके विमीय सूत्र जो है पहले लिख लेते हैं, क्योंकि आपके देखो इस एलएचएस पक्ष की और आरएचएस पक्ष की जो विमाएं होती है, दाएं पक्ष की और आपके बाएं पक्ष की और दाएं पक्ष की विमाएं क्या होना चाहिए, समान। अगर विमाएं समान होगी तभी वह समीकरण सही होगा।
सत्य होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, असत्य। विमीय ऐक्यता या विमीय संतुलन का सिद्धांत यही कहता है। विमीय ऐक्यता या विमीय संतुलन का सिद्धांत क्या कहता है कि आपके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की विमाएं समान होनी चाहिए, तभी वो संतुलित होगा या सही होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, वो असत्य, गलत हो जाएगा। तो आपको विमीय ऐक्यता या विमीय संतुलन का सिद्धांत आपको ध्यान रखना है। तो इनके लिए विमीय ऐक्यता या विमीय संतुलन के सिद्धांत के अनुसार दोनों पक्षों की विमाएं समान होने पर वह समीकरण क्या होता है, सही होता है। विमीय विमीय ऐक्यता ऐक्यता या संतुलन संतुलन की दृष्टि से सही समीकरणों की दोनों पक्षों के विमीय सूत्र समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, विमीय ऐक्यता या विमीय संतुलन की दृष्टि से, ठीक है, दृष्टि से सही समीकरणों की दोनों पक्षों के विमीय सूत्र समान होते हैं। एलएचएस और आरएचएस के विमीय सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। तो चलो अपन जांच करते हैं, पहले सबके विमीय सूत्र लिख लेते हैं। टी क्या है, बोलो, आवर्तकाल। टी क्या है, सरल लोलक का आवर्तकाल। टी सरल लोलक का आवर्तकाल। टी क्या है, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई। जी क्या है, उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण। तो सबकी विमाएं लिख लेते हैं। देखो इसमें 2 पाई मात्रकहीन और विमाहीन नियतांक है। 2 पाई का विमीय सूत्र तो देखो 2 पाई क्या है, मात्रकहीन व विमाहीन नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक के साथ। आवर्तकाल टी का विमीय सूत्र या विमा भी लिख सकते हो। देखो आवर्तकाल है तो काल ही है ना, समय ही है, तो इसका विमीय सूत्र वही होगा जो समय का होगा, यानी टी आ जाएगा। या एमएलटी के रूप में लिखना चाहो तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 हो जाएगा। फिर आता है देखो l, ठीक है, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई या लंबाई। सरल, ये क्या, आवर्तकाल, ये क्या है, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई या प्रभावकारी लंबाई की विमा। डायरेक्टली लिख देते हैं अपन, प्रभावकारी लंबाई एल का विमीय सूत्र। ठीक है, और देखो प्रभावकारी लंबाई बोल रहे हैं तो है तो लंबाई है, तो इसका विमीय सूत्र वही होगा जो लंबाई का होता है, और लंबाई का तो एल होगा। या अगर आप एमएलटी के रूप में लिखना चाहो तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 हो जाएगा। जो शामिल नहीं होते उसकी विमा क्या लगाते, 0। अब आता है गुरुत्वीय त्वरण g की विमा। गुरुत्वीय त्वरण g की विमा, g का विमीय सूत्र या विमीय सूत्र। अरे हे तो त्वरण है ना, बस गुरुत्वीय त्वरण हो गया हो, हे तो त्वरण, तो इसकी विमीय सूत्र या विमा वही होगा जो गुरुत्वीय त्वरण का होता है, और ये होता है एल टी की पावर -2 या m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। ठीक है, तो विमीय ऐक्यता या विमीय संतुलन की दृष्टि से दोनों की विमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो समीकरण 1 की सत्यता के लिए दोनों के विमीय सूत्र क्या होना चाहिए, दोनों पक्षों के विमीय सूत्र समान होने चाहिए। तो देखो 2 पाई एल बटे जी की विमा निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, 2 पाई एक की जांच कर रहे हैं अपन, एक की जांच कर लेते, चलो उधर नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं अपन।
इस पहले नंबर वाले की जांच करें, टी बराबर 2 पाई एल बटे जी के लिए। ठीक है, इसके लिए 2 पाई एल बटे जी की विमा, टी की विमा, टी का विमी सूत्र, टी का विमी सूत्र अपन निकाल चुके हैं देखो। ठीक है, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1, ये अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, ये अपन निकाल चुके हैं देखो, टी का अपन निकाल चुके हैं, या तो कैपिटल टी या एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1। आवर्तकाल टी का विमी सूत्र अपन निकाल चुके हैं। चलो इन दोनों का भी उसमें लिखकर जो है अपन 2 पाई अंडर रूट 2 पाई एल बटे जी, अब इसका निकाल लेते हैं। 2 पाई एल बटे जी का विमी सूत्र, इसका विमी सूत्र लिखते। देखो 2 पाई अपन लिख चुके हैं मात्राहीन विमाहीन, तो इसका तो एल होता है, एल लिख देते हैं। जी का भी अपन लिख चुके हैं, एल टी की पावर -2। देखो यहां पर अपन ने लिख रखा है दोनों का। ठीक है, दोनों का अपन ने यहाँ लिखा है देखो, ये इसका तो एल, चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, तो मैं ये लिख रहा हूं। ठीक है, ये और ये एक ही बात है, एल टी की पावर -2 और एल दोनों को लिख दिया अपन ने। देखो एल टी की पावर -2 और इसका एल लिख दिया। तो देखो यहां पर देखो एल से एल कट जाएगा, टी की पावर -2 ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी आपके +2 हो जाएगी, टी की पावर +2 हो जाएगी। तो देखो ये आपके एलएचएस की विमा तो ये आई, और ये आरएचएस की विमा है। अगर एमएलटी के रूप में लिखना चाहो, एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर क्या आ रही है 2। तो क्या दोनों की विमी सूत्र बराबर है क्या? नहीं, दोनों के विमी सूत्र बराबर नहीं है। टी का विमी सूत्र और 2 पाई एल बटे जी का विमी सूत्र बराबर नहीं है, क्योंकि टी का विमी सूत्र नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो, 2 पाई एल बटे जी का विमी सूत्र अतः विमी संतुलन की दृष्टि से यह गलत समीकरण है। अतः विमीय संतुलन की दृष्टि से टी बराबर 2 पाई एल बटे जी गलत समीकरण है। ठीक है, सही समीकरण नहीं है ये क्या है आपके, गलत समीकरण है। चलो अब सेकंड वाला देखते हैं। देखे, ठीक है, अपन ने अब ये देख लिया, अब इसको देखते हैं। अब सेकंड वाला सही है कि गलत है, इसको देख लेते। चलो सेकंड वाला देखते हैं। देखिए अब अपन सेकंड वाले की सत्यता की जांच करते हैं। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। देखो टी का और इसका विमी सूत्र क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इनके सारे सभी के विमी सूत्र अपन निकाल चुके हैं, अब बार बार नहीं निकालेंगे, है ना, सवाल वही चल रहा है आपके। देखो इन सबके विमी सूत्र उसमें रख देंगे और डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, अब चेक करेंगे। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। तो देखो टी का विमी सूत्र अपन निकाल चुके हैं। या तो केवल टी लिखो, या एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1, ये था। इसका देखो 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी का विमी सूत्र इसका विमी सूत्र देखो 2 पाई तो मात्रकहीन और विमाहीन नियतांक अपन देख चुके हैं। 2 पाई तो क्या है, देखो आपके मात्रकहीन और विमाहीन था। आपके 2 पाई मात्रकहीन और विमाहीन नियतांक था। इसके विमी सूत्र भी नहीं है, कोई मात्रक भी नहीं है, हटाओ इसको। तो अंडर रूट तो ऐसे लगा दिया है। देखो एल का विमी सूत्र एल ही है, और जी का आपके था एल टी की पावर -2, ये लिख दिया। देखो यहां देख लेते हैं अपन एक बार। ठीक है, चाहे ये लिखो चाहे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो एल का तो क्या आ रहा है एल, और जी का विमी सूत्र एल टी की पावर -2 है, तो अपन वहां एल टी की पावर -2 लिख देते हैं, एल टी की पावर -2। चलो यहां देखो एल से एल कट जाएगा, एल से एल कटा, टी की पावर बटे में बची -2, ये ऊपर ले जाएंगे। बटे में अगर प्लस में घाते तो ऊपर जाती माइनस में हो जाती, बटे में माइनस है तो ऊपर जाती प्लस में हो जाती है। तो टी की पावर क्या हो जाएगी आपके +2 अंडर रूट।
लेकिन देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाए, क्या आएगा? टी। टी आ गया देखो आपके यहां पर, क्या आ जाएगा बोलो? टी आ जाएगा। क्या आएगा बोलो? टी। केवल टी आ गया। देखो इसका भी टी है, इसका भी टी है, ठीक है। या एम की पावर क्या आ रही है? 0, एल की पावर 0, टी की पावर 1। तो दोनों क्या आ गया? देखो सही आ गया, बराबर आ गया दोनों के विमी सूत्र। तो विमी संतुलन की दृष्टि से यह समीकरण क्या है? सही है या सत्य है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं चूंकि चूंकि दोनों पक्षों की विमाएं, चूंकि दोनों पक्षों के विमीय सूत्र बराबर है, अतः विमीय विमीय संतुलन की दृष्टि से टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी सही या सत्य है। ठीक है, गलत नहीं है, ये सही है, वो वाली गलत थी। बहुत ही सिंपल है, वेरी आईएमपी मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, वैसे सभी के लिए, सभी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखें। ठीक है, अब विमी संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। देखो अपन में टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के संबंध की सत्यता की जांच उस पिछले वाले, इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुकी है। देखो ठीक है, संबंध स्थापित करना जो है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी विमी विधि के द्वारा इनमें संबंध स्थापित करना जो है, इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूं। तो चलो मैं और अन्य में संबंध बता देते हैं उदाहरण के लिए। ठीक है, विमी संतुलन द्वारा विमी संतुलन द्वारा विमी संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक है, किस प्रकार से? जैसे टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी में, इससे पहले वाला जो आपके वीडियो है उसमें मैं इन तीनों में संबंध जो स्थापित कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो इससे पहले वाला देख लेंगे तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए अपन दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ये तो अपन ने देख लिया था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखो आप उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी गैस में ध्वनि का वेग v किसी गैस में ध्वनि का वेग v, किसी गैस में ध्वनि का वेग क्या है आपके? v। गैस का दाब p, गैस का दाब p है। ठीक है, यह ध्वनि का दाब क्या है? p है। गैस का दाब जो है p है तथा उसके घनत्व d पर निर्भर करती है। d तथा घनत्व d पर निर्भर करती है। क्या प्रश्न क्या है? देखो, किसी गैस में ध्वनि का वेग v, गैस के दाब p तथा घनत्व d पर निर्भर करती है। गैस के दाब p तथा घनत्व d पर निर्भर करती है। घनत्व d पर क्या करती है आपके? निर्भर करती है। घनत्व d पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए।
ध्वनि की चाल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, मतलब इन तीनों में संबंध स्थापित करना है विमी संतुलन के द्वारा। विमी संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, किस प्रकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं, इन तीनों में क्या संबंध होगा, ठीक है, रिश्तेदारी क्या होगी इन तीनों में, वी डी और वी पी और डी में। तो देखो आप जिनमें भी संबंध स्थापित करना चाहते हो इनके उनके विमी सूत्र आपको याद होना चाहिए, या आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उनके विमी सूत्र जो है अगर आपको याद है तभी आप उनमें जो है संबंध स्थापित कर सकते हो। तो अपन ने मान लिया, देखो हल उत्पत्ति लिख सकते हो, हल लिख सकते हो आप, उत्पत्ति माना कि माना कि माना कि ध्वनि का जो वेग v है, ठीक है, वेग v जो है वो दाब p की पावर n और घनत्व d की पावर n की m के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना। ये अपन ने मान लिया, क्या माना अपन ने, ध्वनि का वेग v जो है गैस के दाब p की पावर m के और घनत्व d की पावर n के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये अपन ने मान लिया, अपन ने, ठीक है, ये अपन ने मान लिया। क्या माना अपन ने, माना कि किसी गैस में ध्वनि का वेग v जो है वो दाब p की पावर m और घनत्व d की पावर n के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, क्या है, अनुक्रमानुपाती है। ये अपन ने मान लिया। तो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगा लेंगे, और नियतांक अपन ने के लगा लिया, अपने को पता नहीं है यहां पर क्या है यह, तो के इंटू पी की पावर एम और डी की पावर एन कर दिया, जहां के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। चलो अब आपको देखो दाब पी के और घनत्व डी के विमी सूत्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो दाब पी का विमी सूत्र, दाब पी, तो एक तो वेग का भी लिख देते हैं, चलो वेग का भी याद होना चाहिए, सभी के याद होने चाहिए आपको। ध्वनि के वेग v का विमी सूत्र, ध्वनि के वेग v का विमी सूत्र, देखो ध्वनि के वेग की बात कर रहे तो इसका विमी सूत्र वही होगा जो वेग का होगा, और वेग का तो एल टी की पावर -1 या एम की पावर 0 एल की पावर 1 टी की पावर -1 होता है। एक आता है देखो दाब पी, दाब इसमें लिख रखा है, ठीक है, गैस के दाब पी का विमी सूत्र, गैस के दाब पी का विमी सूत्र, पी का विमी सूत्र लिख देते हैं। देखो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित प्रणोद को ही अपन क्या कहते हैं, दाब। एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, दाब। तो अगर दाब का अगर आप विमी सूत्र निकालना चाहते हो तो वही होगा जो बल का होगा, क्षेत्रफल का, बल का तो एम एल टी की पावर -2 होता है, और क्षेत्रफल का होता है एल की पावर 2। तो देखो एक एल से एक एल कट जाएगा, एम की पावर 1 एल की पावर +1 बटे में होगी, ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, और टी की पावर -2 हो जाएगी। ये आपके किसका आ जाएगा, देखो दाब का। और एक आ रहा है आपके देखो घनत्व, और घनत्व बराबर होता है देखो द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व का वही होगा जो द्रव्यमान का और आयतन का होगा, ठीक है। घनत्व द्रव्यमान में आयतन का भाग लगा दो बस, और द्रव्यमान का तो देखो एम होता है, और आयतन का एल की घात 3 होती है, तो इसका हो जाएगा एम एल की पावर +3 ऊपर जाएगी -3 हो जाएगी, ये इसका हो जाएगा आपके, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली लिख देते, देखो दाब का तो क्या आ जाएगा आपके एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2, ये तो आपके किसका हो गया, दाब का। अब घनत्व, घनत्व टी का विमी सूत्र, विमी सूत्र क्या हो जाएगा, देखो घनत्व का एम एल टी की पावर -3, क्या आ जाएगा। तो देखो विमी संतुलन का सिद्धांत ये कहता है कि दोनों ओर की विमाएं क्या होगी, समान होगी, ठीक है। दोनों ओर के विमी सूत्र अगर ये सही है
तो इनके विमी सूत्र क्या रहेंगे? विमी सूत्र अगर आपके ये सूत्र अगर सही है, ठीक है, तो दोनों और विमी सूत्र रखो और एम और एन के मान कैसे न कैसे अपने पास में एम और एन के मान अगर आ जाते हैं, एम और एन के मान अपने को आ जाते हैं, ये विमाएं अगर आ जाए, घात आ जाए, तो अपन इसके क्या निकाल सकते हैं? इनमें संबंध निकाल सकते हैं। जब तक अपने पास एम और एन के मान नहीं आएंगे, अपन इनमें संबंध ज्ञात नहीं कर सकते हैं। संबंध ज्ञात नहीं किया जा सकता है, तो एम और एन के मान अपने को निकालना है। देखो, अगर ये संबंध सही है तो विमी संतुलन का सिद्धांत क्या कहेगा कि दोनों ओर के विमी सूत्र भी क्या रहेंगे? समान। विमी संतुलन द्वारा विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो विमी संतुलन में ये दोनों क्या रहेंगे? विमी संतुलन में होंगे, विमी सूत्रों के संतुलन में होंगे, यानी कि दोनों ओर के विमी सूत्र क्या रहेंगे? समान रहेंगे। लेकिन देखो, के जो है मात्रकहीन और विमाहीन आपके राशि है, ठीक है, मात्रकहीन और विमाहीन है। के का विमी सूत्र के क्या है? बोलो, मात्रकहीन विमाहीन, मात्रकहीन व विमाहीन, विमाहीन नियतांक, ठीक है, इसका कोई मात्रक और विमा नहीं होती है। तो बस इनके इन सभी के विमी सूत्र लिखना है अपने को, क्योंकि के तो क्या है? आपके मात्रकहीन और विमाहीन रहेगा। चाहो तो इस सूत्र से भी आप निकाल के रख सकते हो, ठीक है। तो देखो, यहां पर एक तो वेग का विमी सूत्र तो अपन निकाल चुके हैं, चलो इसमें अपन विमी सूत्र लिख देते हैं समीकरण 1 में सभी के विमी सूत्र रखने पर, ठीक है। चलो देखो, अपन पहले सबसे पहले देखो वेग का विमी सूत्र लिखेंगे, इसको नाम दे दी समीकरण 1। समीकरण 1 में सभी के विमी सूत्र रखने पर, विमी सूत्र रखने पर, चलो सभी के विमी सूत्र रख देता हूं। वेग का तो ये है, ये भी है, या चाहे ये लो चाहे ये लो, कोई सा भी ले सकते हो आप। m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। के का तो मात्रकहीन और विमाहीन है, कोई विमी सूत्री नहीं है। पी का देखो, पी दाब का है, और दाब का क्या है? देखो आपके m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2, ये हो जाएगा आपके। इसकी घात m है तो m लगा दी अपन ने। फिर आ रहा घनत्व, घनत्व d का देखो क्या है, ठीक है, m की पावर 1, l की पावर -3 है, और इसकी घात n है तो n लगा दी। चलो यहां पर देखो, यहाँ घात के ऊपर घात है तो घात का इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, और इसमें भी गुणा होगा। तो यहाँ देखो, m की पावर स्मॉल m हो जाएगी, और यहाँ m की पावर स्मॉल n हो जाएगी, और गुणा में घातें जुड़ेगी, इन दोनों का गुणा होगा वापस, तो कैपिटल M की घात क्या हो जाएगी? m प्लस n। क्योंकि देखो, घात के ऊपर घात है, घात का इस सब की गुणा होगा यहाँ घातों में, तो यहाँ m की पावर क्या आ जाएगी? स्मॉल m। यहाँ m की पावर स्मॉल m और यहाँ m की पावर स्मॉल n रहेगी, लेकिन इनका गुणा होगा तो गुणा में घातें जुड़ती है। जैसे देखो, x वर्ग का और x क्यूब का गुणा हो रहा है ना, तो x की घात कितनी हो जाती? 5, 3 और 2 5 होगी, घातें जुड़ गई, ठीक है। घातें क्या हो जाती है आपकी? जुड़ जाती है। 2 + 3 बराबर x की घात क्या हो जाएगी? 5। तो यहाँ इन दोनों का गुणा होगा ना, तो घातें जुड़ जाएगी इनकी, लेकिन इसकी घात तो m रहेगी, इसकी घात n, यानी m की घात m प्लस n हो जाएगी। वैसे देखो, l की घातें भी जोड़ो, तो l की घात भी अगर जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे तो है, लेकिन यहाँ गुणा करूंगा तो l की पावर -m आ जाएगी, ठीक है। l की पावर क्या हो जाएगी? क्योंकि गुणा होगा तो l की पावर -m होगी, और m की पावर +n होगी। यहाँ भी देखो l की बात हो रही है, तो यहाँ भी अपन इसका m का गुणा इसमें करूंगा तो -m हो जाएगा, और यहाँ -3n हो जाएगा, क्योंकि घात में घात का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, -3n हो जाएगा। गुणा में घातें जुड़ेगी तो ये जुड़ गई, लेकिन यहाँ ऋण चिन्ह था तो ये वाला ऋण है ये तो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ जोड़ने के लिए प्लस लगाऊंगा मैं, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा। और t की पावर देखो क्या हो जाएगी? -2m हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी अपन गुणा करेंगे तो -2m हो जाएगी। t की पावर क्या हो जाएगी? -2m हो जाएगी।
ये आया आपके। अब दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर लो। दोनों पक्षों में अपन क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, देखो दोनों पक्षों में अगर अपन घातों की तुलना करेंगे, ठीक है, अगर आपके यहां समझ में नहीं आया हो तो मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूं आपके। देखो देखो यहां पर देखो, घात के ऊपर है घात, तो घात गुणा होगा तो m की पावर क्या हो जाएगी, m की पावर क्या हो जाएगी आपके m। यहां भी देखो इस घात में भी गुणा होगा तो l की पावर माइनस m हो जाएगी। यहां इसमें भी गुणा होगा तो t की पावर क्या हो जाएगी आपकी -2m। ठीक है, यहां भी ऐसा ही होगा, देखो घात में गुणा होगा, m की घात 1 है तो n का गुणा होगा तो m की घात क्या हो जाएगी आपके n। यहां भी देखो गुणा होगा तो -3n, l की पावर क्या हो जाएगी -3n। ठीक है, -3n हो जाएगी। अब देखो अपन क्या करेंगे, इनका क्या कर लो आप, गुणा होगा तो घातें क्या हो जाएगी आपके जुड़ जाएगी। तो m की घात यहाँ तो कितनी है बोलो m, और यहाँ n, तो m की घात m प्लस n हो जाएगी। l में भी ऐसे होगा, देखो यहाँ घात -m है और यहाँ -3n है तो -m -3n हो जाएगा। और t की घात तो केवल -2m हो जाएगी। इस प्रकार से आपके ये आ जाएगा, देखो ठीक है, ये आ गया, देखो क्लियर है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो देखो दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो इधर m की घात और इधर m की घात क्या होगी बराबर, क्योंकि दोनों में m क्या है, आधार है, बड़ा m आधार है, और अगर आधार समान है तो घातें क्या होती है, समान। अगर आधार समान है तो घातें क्या होती है, बराबर। तो घातें बराबर होगी तो ये m प्लस n इधर m की घात के बराबर होगा, यानी कि m प्लस n बराबर क्या हो जाएगा आपके 0। दोनों पक्षों में अगर अपन घातों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके, देखो इधर m, इधर तो क्या है बोलो m प्लस n, और इधर क्या है 0। ठीक है, दोनों और m की घातें क्या होगी, बराबर। ऐसे ही दोनों और आपके क्या होगी, देखो l की घातें भी बराबर होगी। इधर l की घात 1 और इधर l की घात क्या है -m -3n, दोनों तरफ क्या होगी, बराबर हो जाएगी। इधर तो 1 है और इधर क्या है बोलो -3m, क्या है बोलो -m -3n, -m -3n, -m -3n। ठीक है, और देखो नेक्स्ट देखो, यहां पर देखो t की घात -1, यहाँ -2m, -1 -2m, -1 और -2m। ठीक है, m की घातें, ये क्या है बोलो l की घातें, और ये क्या है बोलो t की घातें। ठीक है, बराबर होगी भाई, घातें क्या होगी, बराबर। इधर m की घात इधर m की घात बराबर होगी, इधर m की घात इधर m की घात बराबर होगी, इधर m की घात इधर m की घात बराबर होगी। और यहां से देखो, अब आप यहां से देखो, ये -2 इधर आएगा तो बटे में, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण 2, इसको नाम दे दिया अपन ने 3, और इसको नाम दे दी समीकरण 4। तो देखो समीकरण 4 से देखो, समीकरण 4 से देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा बटे में तो 1/2 हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा आपके 1/2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इधर जाएगा बटे में, यानी कि 1/2, m बराबर 1/2, m बराबर 1/2 हो जाए। मैंने m इधर लिख दिया, 1/2 को इधर लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट। और यहां देखो समीकरण 2 से देखो, अब आप समीकरण 2 से 2 से देखो, ये प्लस का n इधर आएगा, माइनस का n हो जाएगा, यानी कि m बराबर क्या आ रहा है आपके, देखो n बराबर निकाल लूं, ये प्लस का m इधर आएगा, माइनस का m। समीकरण 2 से देखो, ये प्लस का m इधर आएगा, माइनस का n, यानी कि n बराबर क्या आ रहा है, -m।
ये माइनस एम का मान तो 1/2। अरे तो दो ही तो मान निकालना था, आपको इस समीकरण की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो एम और एन का मान ही चाहिए अपने को। एम का मान 1/2, एन का मान -1/2 आ गया। एम और एन का मान आ गया, एम और एन का मान रखेंगे अपन और आंसर आ जाएंगे। देखो यहां पर देखो आप एम और एन के मान रख दो, चाहो इसमें रखो चाहो इसमें रखो आप। एम का मान 1/2, एन का मान -1/2। समीकरण 1 में एम और एन के मान रखने पर, ठीक है, यहां लिख दिया अपन ने समीकरण 1 में एम व एन के मान रखने पर। समीकरण 1 ये थी आपके, देखो v बराबर के, ठीक है, p की पावर m और d की पावर n, ये आपके समीकरण 1 थी। इस समीकरण 1 में m की जगह तो ये मान लिख दो और n की जगह ये मान लिख दो। रखने पर v बराबर क्या आ जाएगा आपके के, p तो ऐसे लिख दिया, ये p, m का मान कितना है 1/2 और d भी ऐसे लिख दिया। n का मान क्या है बोलो, -1/2। देखो माइनस का 1/2 बटे में जाएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। के तो ऐसे लिखा p की पावर 1/2, ये बटे में ऊपर माइनस में घात है, बटे में जाएगी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। और देखो जैसे अपन ने √3 लिखा तो इसकी घात अपन 1/2 भी लिख सकते। जैसे अपन ने √x लिखा तो इसकी घात अपन 1/2 भी लिख सकते। यानी कि क्या करना है, 1/2 घात लगाना है और √ लगाना, एक ही बात है। या 1/2 घात क्या होती है बोलो, √ ही होता है। तो इसकी ये दोनों देखो 1/2 घात है तो दोनों √ में आ जाएंगे। तो v बराबर के √ p बटे क्या हो जाएगा d। और देखो k का मान 1 होता है वास्तव में, k बराबर क्या होता है 1, जहां k बराबर कितना होता है 1 होता है। तो आपके इसका सूत्र क्या आ जाएगा, देखो सूत्र आएगा आपके v बराबर √p/d। ये इनमें संबंध यही होता है, देखो ताप ताप p, घनत्व d और ध्वनि के वेग v में संबंध। तो देखो विमी संतुलन के द्वारा आप जो है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध जो है इस प्रकार से सत्यापित कर लिया। देखो अपन ने v में, p में और d में संबंध निकाल लिया। क्या आया आपके संबंध, देखो संबंध v बराबर √p/d होता है, ठीक है। ध्वनि के वेग v, घनत्व d और दाब p में संबंध v बराबर √p/d होता है। यदि आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और बेल आइकन को तो कभी ना भूले, उसको तो दबाए दबाए, घंटी है वो तो आपके, ताकि नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक आते रहे। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।